देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब भी बेकाबू बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कुछ केसेस कम जरूर हुए हैं। 24 घंटे में देश के कोरोना संक्रमण की अगर हम बात करें तो 3,57,229 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 24 घंटे के अंदर 3,449 लोगों की मौत की खबर है, जो कि अब भी परेशानी खड़ा कर रही है। और चिंता इस बात की है कि आखिर लोग ये कैसे पता करें कि संक्रमण है या नहीं है, तो वो कितना खतरनाक है। क्योंकि जहां एक और कई लोगों की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, वहीं कोरोना पॉजिटिव वो निकले हैं। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि CT स्कैन लोगों को नहीं कराना चाहिए। बहुत अगर माइनर आपके लक्षण है तो CT स्कैन मत कराइए, क्योंकि CT स्कैन से कैंसर का खतरा भी पैदा हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम CT करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में CT कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो CT से कोई फ़ायदा नहीं है। CT में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में CT देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके CT में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए CT कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक CT कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक CT कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में CT कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ CT ना कराएं। CT तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही CT स्कैन कराएं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि संक्रमण का पता कैसे लगाया जाए। संक्रमण है या नहीं, अगर RT-PCR नेगेटिव होती है, CT नहीं करवाया जाता है, तो उसके बाद कैसे पता लगेगा। कौन सी दवाई फिलहाल कहा जा रहा है कि इफेक्टिव है और कौन सी दवाई का कोर्स करना चाहिए। इस वक्त 3 बड़े डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी है, इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर MC मिश्रा है, पूर्व निदेशक एम्स, और हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता है, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल के। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। कल से क्या मैं ये कहूं कि क्या है कि नई बहस छिड़ी है, या फिर ये पहले से ही अकाउंट में था कि CT स्कैन मत कराइए, मतलब जबरदस्ती CT स्कैन मत करिए, अगर मैं इसको यूं फ्रेज करूं तो? नहीं सचिन, ये बहस कोई नहीं है। ये डॉक्टर साहब जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जहां पे इंडिकेशन नहीं है वहां अवॉइड करिए, क्योंकि CT स्कैन कोई इलाज नहीं है। एक तो कोविड का, ये केवल निमोनिया की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, और आप अनइंडिकेटेड करेंगे तो रेडिएशन का हैजार्ड है और यंग लोगों को उसका नुकसान लॉन्ग टर्म में हो सकता है। इतनी सी बात है। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल, हम मने करते हैं फिर भी लोग करा लेते हैं क्योंकि किसी और डॉक्टर ने कह दिया है। मैं 2 उदाहरण आपको दे दूं यंग पेशेंट्स के। एक किसी की बेटी थी, एक किसी का बेटा था, और बड़े पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत, और मैंने दोनों को मने किया कि CT इनका मत कराओ, इनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, ये ठीक हो गए हैं, इनके CT की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी GP ने कह दिया और इन्होंने CT स्कैन करा लिया। मैंने कहा भाई उसमें माइल्ड निमोनिया आएगा जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। दोनों ने करा लिया। अब मैं थोड़ा नाराज भी हुआ। मैंने कहा यार फिर तुम आप उनसे ही राय ले लो, मेरे से क्यों राय लेते हो, जब आपको अपना इलाज खुद ही करना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर उम्र हमारी ज्यादा है 50 साल से, हमको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है और ब्रोंकियल आजमा है, हम इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें, मेरा मत ये है कि उसमें हमारी लिबरल थिंकिंग होनी चाहिए CT कराने की। क्योंकि ये देखा गया है इस तरह के लोगों को, ओबीज है, कोई मॉर्बिड ओबेसिटी है और दूसरी वजह से उनकी कोमॉर्बिडिटीज है, उनमें निमोनिया अगर पहले से हम प्रीएम्प्ट नहीं करें डायग्नोसिस, तो इलाज देर में शुरू होता है, फिर वो गंभीर हो जाता है। तो हम उस अवस्था में भी नहीं जाना चाहते। तो एक बैलेंस अप्रोच रखनी है कि हम अनइंडिकेटेड CT स्कैन ना करें, और जब इंडिकेशन है
उसको प्रीएम्प्ट करें। निमोनिया, देखिए ज्यादातर जो रोगी गंभीर हो रहे हैं और जिनकी मृत्यु हो रही है वो निमोनिया से हो रही है। कोविड तो ठीक हो रहा है, 7-8वें दिन में बुखार कम आ गया, नॉर्मल भी आ गया, उसके बाद निमोनिया की समस्या शुरू होती है 7 दिन से लेकर 12-13 दिन तक। उस विंडो में सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है और उसमें अगर उम्र ज्यादा है, कोमॉर्बिडिटीज है, तो वो अगर हम मिस कर जाएंगे 12-13 कैटेगरी का निमोनिया या 10 के ऊपर का निमोनिया या 8 के ऊपर का निमोनिया, तो वो गंभीर हो सकता है और उससे फिर दिक्कत आती है। इसलिए एक एज ग्रुप में लिबरल पॉलिसी, दूसरे में कंजर्वेटिव पॉलिसी, ये और डॉक्टर पे छोड़ दें आप, वो जब निर्णय करें। लेकिन अब डॉक्टर्स भी क्या हो गए हैं, वो डिफेंसिव मेडिसिन की प्रैक्टिस चल रही है कि साहब वो क्वेश्चन ना कर ले, क्योंकि मरीज खुद ही पूछ रहा है साहब सीटी करा लें। अब डॉक्टर बड़ी दुविधा में आ जाता है कि वो कहे हाँ तो भी मुश्किल, ना कहे और निकल आए कुछ बाद में और कुछ हो जाए तो फिर डॉक्टर की गर्दन कि साहब आपने हमको बताया नहीं कि सीटी में आ जाता है। तो ये बड़ा एक दुविधा वाला सवाल है और इसमें हमें बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है और बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट को ही मिलना है इसमें। अब उसका नुकसान लॉन्ग टर्म में होगा तो होगा, लेकिन अगर अभी हमें जान बचानी है और निमोनिया की डायग्नोसिस करनी है, क्योंकि 30-40% लोगों में RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, लक्षण है, तो आपको कैसे डायग्नोसिस हो कि इनको कोविड है, तो उसमें सीटी स्कैन डायग्नोसिस में भी यूज हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले सभी चैनल्स पे सीटी का रोल डायग्नोसिस में डिस्कस हो रहा था, आज दूसरी तरह से डिस्कस हो रहा है। तो मैं समझता हूं इसमें हमें कोई एक्सट्रीम अप्रोच नहीं लेनी है, हमें एक मिडिल अप्रोच रखनी है कि जब लगता है कि जरूरत है तो जरूर करना चाहिए। और यंग लोगों में माइल्ड डिजीज वालों को नहीं करना है, बहुत जल्दी नहीं करना है सीटी कि आज बुखार हुआ और आज सीटी कर लिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप वेट करिए 5-6 दिन, तब जब बुखार कम होने लगता है फिर निमोनिया की समस्या शुरू हो रही है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है और इसीलिए मैं जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में जब आप एंटर करते हैं और आपको लक्षण काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं तो उसमें सीटी स्कैन करने में उचित है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि ये 8 से ऊपर वाला निमोनिया है कि 8 से नीचे वाला है, ये 16 से ऊपर वाला है या 16 से नीचे वाला है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि मरीज फिर गंभीर अवस्था में जाए और फिर आईसीयू और फिर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला, फिर उसमें पड़े और उसके बाद आउटकम खराब हो जाए, तो हम वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जहां पे इंडिकेशन है वहां अगर एक सीटी हम ज्यादा कर लेते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जहां इंडिकेशन नहीं है वहां सीटी स्कैन अवॉइड होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर DK गुप्ता कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मैं अगला सवाल लूंगा। देखिए सर, मेरे हिसाब से मैं सहमत हूं कि जो माइल्ड केस है, एसिम्प्टोमेटिक केस है, उसमें सीटी नहीं कराना। लेकिन अगर कोई सिम्प्टोमेटिक केस है और उसका RT-PCR नेगेटिव है और हम लोग स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे हैं कोविड हो सकता है, तो उस केस में हमें डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए सीटी कराना चाहिए। दूसरा, मॉडरेट केस कौन से पेशेंट को कैसे पता लगेगा या डॉक्टर को कैसे पता लगेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 जा रहा है, अगर उसको चक्कर आ रहे हैं, ड्राउजी हो रहा है, स्लीपीनेस हो रही है, सीजर्स पड़ रहे हैं, बीपी फॉल हो रहा है, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई डायलिसिस पे पेशेंट है, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, ओबेसिटी है, तो ऐसे पेशेंट को, या उसका बुखार परसिस्टेंट है, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बुखार कम नहीं हो रहा, हाई ग्रेड बुखार परसिस्टेंट कर रहा है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि निमोनिया कितना है, स्टेरॉइड शुरू करने या नहीं करने। उस केस में सीटी का इंडिकेशन है, डायग्नोसिस में भी और ट्रीटमेंट में। अदरवाइज माइल्ड केस में और एसिम्प्टोमेटिक केसेस में सीटी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, फिर इससे पता कैसे लगेगा? RT-PCR नेगेटिव आया और सिम्टम्स बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अगर सिम्टम्स है नहीं लेकिन फिर भी सैचुरेशन पॉइंट कई बार आपका नीचे चला जाता है, सिम्टम्स ना होने के बावजूद भी कई लोग सीरियस इलनेस या फिर डेथ की तरफ भी आगे बढ़ गए हैं, तो फिर ये पैरामीटर कैसे तय हुआ? देखिए, जो मिश्रा सर ने कहा, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि बहुत जरूरी है एक मिडिल पाथ ढूंढना, और इसीलिए एक डॉक्टर का एक्यूमेंट भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक डॉक्टर से सलाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मिसयूज आज की तारीख में हर चीज का है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे ब्लड थिनर्स हो, हर चीज का मिसयूज इस वक्त हो रहा है क्योंकि पैनिक सिचुएशन है।
और हर कोई ये सोच रहा है कि बस सब चीजों का इस्तेमाल करके कैसे भी हम मरीज को बचा लें। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब किस चीज का इंडिकेशन है। अक्सर क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि लोग पहले दिन जंप करके सीटी करा रहे हैं या डर के सीटी करा रहे हैं कि अच्छा आरटीपीसीआर नहीं हो पा रहा है या उसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आएगी तो चलो आज पहले सीटी स्कैन करा लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस चल गया है, मुझे लगता है इसी के लिए ये बात थी कि हमें सीटी स्कैन जो है एकदम जंप करके शुरुआत में नहीं कराना चाहिए, जबकि हम माइल्ड केसेस हैं, हमारा SpO2 भी फॉल नहीं हो रहा, हमें कोई वैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम केवल डायग्नोसिस के लिए सीटी करा रहे हैं तो ये गलत है। और ऐसे में सीटी नॉर्मल भी आता है और कोविड पेशेंट्स में भी नॉर्मल आता है और ऐसे में वो मिस भी हो जाते हैं। वो कोविड पॉजिटिव भी होंगे लेकिन सीटी में कुछ नहीं आया तो डॉक्टर भी ये सोचता है कि ठीक है कोविड नहीं है और मरीज भी ये सोचता है कि सीटी में तो कुछ नहीं आया, मुझे कोविड नहीं होगा। तो ये एक कंफ्यूजन भी बल्कि क्रिएट करता है। अब जरूरी ये है कि जो हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको की दिक्कत हो रही है, जिनमें हमें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इनको निमोनिया हो सकता है, उन लोगों में हमें सीटी कराने की इंपॉर्टेंस है और वहां हमें कराना चाहिए। और वहां हमें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में भी ये मदद करता है। जैसे कि अगर हमें ये लगा कि हाँ मॉडरेट निमोनिया है या सिवियर निमोनिया है तो हम उन्हें आगाह कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है या हम स्टेरॉइड अपग्रेड कर सकते हैं उनका, तो वो पहले से तैयार भी रहेंगे। देखिए बहुत जरूरी है इस बीमारी में किसी भी व्यक्ति के लिए तैयार रहना। आप जब ऑक्सीजन फॉल होने लग गया या जब एकदम सीरियसनेस आ गई तब नहीं उन्हें बोलेंगे कि अब आप भागिए अस्पताल भागिए, अब तो बहुत सीरियस इमीडिएट सिचुएशन हो गई। तो ऐसे लोगों को हमें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करना ही पड़ता है। हमें उन्हें पहले से बताना पड़ता है कि आपके सीटी में अगर ये स्कोर आ रहा है तो आने वाले समय में आपका ऑक्सीजन फॉल हो सकता है। आप अभी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में सोचिए, तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि अब इस वक्त हालात ऐसे तो नहीं है कि मैंने अभी बोला कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो 1 घंटे में आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होगा। उसमें भी 1-2 दिन लग रहे हैं लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर प्रोक्योर करने में। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के लिए भी थोड़ा थोड़ा सीटी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिन केसेस में इंडिकेटेड है, जहां हमें लग रहा है कि हाँ ये निमोनिया हो सकता है। और हमें ये देखना जरूरी है कि किस ग्रेड का निमोनिया है, मॉडरेट है कि सिवियर है, हम इन्हें आगे के लिए क्या प्रिपरेशन करवाएं। तो इस वजह से भी हमें लग रहा है कि सीटी करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन बात वही है कि हमें माइल्ड केसेस में जो एसिम्प्टोमेटिक है या जिनका ऑक्सीजन लेवल फॉल नहीं हो रहा है वहां सीटी के बारे में नहीं सोचना है, इसे डायग्नोस्टिक टूल की तरह वहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन हमें ऐसे जो केसेस हैं जिनमें ज्यादा लक्षण है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आ रही, हमें लग रहा है कि निमोनिया हो सकता है या हमें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करना है, तो वहां हमें सीटी का इस्तेमाल करना है। और मेडिसिन में हमेशा बेनिफिट टू रिस्क रेशियो देखा जाता है। जैसे कि बात हो रही है कि सीटी स्कैन से इतने एक्सरेज का एक्सपोजर होगा, ये हो सकता है वो, तो देखिए हमेशा क्रोसिन की गोली से भी हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें बाकी दवाइयों से भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसी हमें बेनिफिट टू रिस्क रेशियो देखना है कि हमारे मरीज के लिए आज की तारीख में क्या जरूरी है, सीटी स्कैन कराना जरूरी है या हमारे लिए वेट करना जरूरी है। तो वो स्टेप्स किसी भी डॉक्टर को सोचना है। अल्टीमेटली तो मेरे को ये लगता है जैसे कि आप तीनों ने कहा कि सबसे जरूरी तो डॉक्टर की एक एडवाइस है, कहीं ना कहीं आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, आपका डॉक्टर जो कह रहा है वो आपका वेलविशर है, उसे मालूम है कि इस वक्त आपके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं और क्या कुछ करवाना चाहिए, तो बेटर ये होगा जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि फॉलो वही कीजिए जो कम से कम आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर इस वक्त आपको कह रहा है। वो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बात और कही, वो ये कही कि हल्के लक्षण वालों को भी किसी भी तरीके की दवाई की फिलहाल जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर में जो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये खतरा बढ़ जाता है, स्टेरॉइड से निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाएगा और स्टेरॉइड आपके सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। जो माइल्ड इलनेस लोग हैं ज्यादातर उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेनिटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा क्योंकि हम ये देखते हैं अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉइड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं वो उनको और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं वो उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉइड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉइड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में
जो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। 3-4 सवाल हैं डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। मैं चाहूँगा तीनों चारों सवालों को मैं कैटर कर लूँ, इसलिए मैं सारे सवाल आपसे पूछता हूँ। डॉक्टर मिश्रा, आपसे शुरू करता हूँ और इन सवालों को अगर हम थोड़ा छोटा रखेंगे तो मैं और ज़्यादा सवाल पूछ पाऊंगा। एक सवाल ये कि जैसा कि अभी डॉक्टर गुलेरिया कह रहे थे कि तो स्टीरॉइड्स, ये स्टीरॉइड्स अचानक से सर पिक्चर में कैसे आ गए? बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे बिगड़ते हुए जो ठीक थे, स्टीरॉइड्स हुआ और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आ गई और डेथ बेड तक जो है वो पेशेंट पहुंच गया। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि अगर आपका हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन तय सीमा से 3 है, ये किसी पेशेंट ने भेजा, से 3 से ज्यादा है, तो कोरोना वैक्सीन ऐसे में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं खून मोटा ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है सचिन। ये देखो, स्टेरॉइड भी डबल एज सोर्ड है, ठीक है। ये फायदा भी करता है, नुकसान भी करता है। जैसे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि माइल्ड केस में किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है एक्सेप्ट पैरासिटामोल, या उन्होंने कहा आइवरमेक्टिन जो एक प्रोटोकॉल में आ गई है, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लो, नहीं लोगे तो भी ठीक हो गए आप। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ माइल्ड केसेस के लिए। उसके बाद अगर स्टेरॉइड आप माइल्ड में ले लेंगे तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो, स्टेरॉइड तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन है। हम तो जिनको स्टेरॉइड पे होते हैं उनको रिस्क ज्यादा होता है निमोनिया का। तो स्टेरॉइड केवल एक रिकवरी ट्रायल हुआ है यूके में, वो हुआ था एडमिटेड पेशेंट्स पे जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज से ग्रस्त थे। उसमें जब इन्होंने देखा कि स्टेरॉइड दिया एक ग्रुप को, एक ग्रुप को नहीं दिया, और फिर जब उन्होंने 28 दिन, हम बोलते हैं 28 डे मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर, 28 दिन में मृत्यु दर क्या रही, तो उसमें जिस ग्रुप को स्टेरॉइड मिला था उसमें मॉर्टेलिटी कम थी, क्योंकि ये एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है। जब साइटोकाइन स्टॉर्म और लंग में निमोनिया बहुत ज्यादा होता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म होने का एक डर रहता है, तो उसमें साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत सीवियर होता है, उसको स्टेरॉइड थोड़ा सा कम करता है, और उस वजह से लोगों में मृत्यु दर कम हुई। इसलिए उस ट्रायल से ही ये आया कि ये जो स्टेरॉइड है ये हेल्पफुल है टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी इन एडमिटेड पेशेंट्स विद मॉडरेट टू सीवियर कोविड निमोनिया। अब इसीलिए रेमडेसिविर का भी ट्रायल हुआ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी हुआ, इंटरफेरॉन का भी हुआ, और एक और एंटीवायरल ड्रग का हुआ जिसको सॉलिडेरिटी ट्रायल कहते हैं, जो WHO ने 30 देशों में करवाया। 11,000 से अधिक संक्रमित लोगों को उसमें शामिल किया गया, और बहुत सिग्निफिकेंट नंबर था दोनों ग्रुप्स में, दवाई वाले ग्रुप में भी, प्लेसिबो वाले ग्रुप में भी। और उससे जो निष्कर्ष निकल के आया कि ना तो रेमडेसिविर ने, ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने, ना इंटरफेरॉन ने, ना वो एंटीवायरल मेडिकेशन ने मृत्यु दर को कम किया, ना उन्होंने इस चीज को कम किया कि कम पेशेंट्स वेंटिलेटर पे गए हो। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जब हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जब एविडेंस आ जाता है तो हम पढ़ना नहीं चाहते, उसको पढ़ के उसको फॉलो नहीं करना चाहते। ये WHO का ट्रायल था, नवंबर 2020 में WHO ने रेमडेसिविर को निकाल लिया बाहर कोविड ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से। NHS में आज भी रेमडेसिविर इज नॉट पार्ट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट। तो सिमिलरली एक और इंटरल्यूकिन, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है टोसिलिजुमैब, हमारे यहाँ हर चीज ऐसी रैंपेंट इस्तेमाल में शुरू हो जाती है जिसका कोई सवाल नहीं है। अब आप देखिए, DCGI परमिशन देती है किसी भी ड्रग को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, तो उनको एक कंडीशन लगानी चाहिए कि जो संस्थान इसमें प्रोटोकॉल यूज करके कंपेयर करेगा, ट्रायल करेगा, उसी वो यूज करेगा इसको, बाकी संस्थान नहीं करेंगे इसको यूज। यूके में बिल्कुल बहुत सख्ती से ये नियम का पालन होता है कि ये अगर ट्रायल। और सर वो जो दूसरा, इसके साथ ही मैंने जो एक पेशेंट का सवाल आया था कि हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन तय सीमा 3 से ज्यादा है, तो क्या वो वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं? सी रिएक्टिव प्रोटीन सचिन बड़ा नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, ये किसी भी इन्फेक्शन में थोड़ा सा ऊपर आता है, और थोड़ा बहुत 3 से ऊपर होता है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है, आप लगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रूवन आपको कोई इलनेस रही है या कोविड ही रहा है, उससे रिकवरी के बाद ही आप वैक्सीन लगवा। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल और ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बजाय स्पुतनिक का इंतजार कर लिया जाए, वो ज्यादा असरदार है, तो इसलिए वो स्पुतनिक का इंतजार कर रहे हैं। अगर मौका मिल भी रहा है कोविशील्ड कोवैक्सीन का, वो नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? डॉक्टर गुप्ता।
हेलो डॉक्टर गुप्ता, देखिए आप कहीं एक बार साइलेंट तो नहीं? जी जी, तो मैं कह रहा हूँ जैसे WHO बोलता है कि जो वैक्सीन 60% से ज्यादा इफेक्टिव है उसको हम अच्छी वैक्सीन मानते हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों की एफिकेसी 60 से अच्छी है, 70% से लेकर 80% तक एफिकेसी है, और ये दोनों सेफ और एफिकेशियस वैक्सीन प्रूवन हो गई है। 10-12 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है हमारे देश में और कोई बड़े साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। स्पुतनिक रही बात, अच्छी बात है, उसकी एफिकेसी ज्यादा है, परंतु वो अभी अवेलेबल नहीं है। इवन जो एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात कर रहे हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में मिलने को तैयार नहीं। मैं अभी बात कर रहा था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ही डिस्ट्रीब्यूटर से, वो कह रहा अगले 3 महीने तक प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाली नहीं है वैक्सीन। तो अभी जो मिल जाए, आपको पता लगे आप स्पुतनिक के चक्कर में हाथ धो बैठे हैं, उससे कोविशील्ड से भी और कोवैक्सीन से, जो वैक्सीन मिल जाए उसको तुरंत लगवा देना चाहिए। पहली डोज, सेकंड डोज दोनों लगवानी चाहिए। बस हाँ, ये ध्यान रखना है जिसकी पहली डोज लगानी है उसकी सेकंड डोज लगाएंगे। अगर आपने कोवैक्सीन पहले लगाई है तो कोवैक्सीन की सेकंड डोज लगवाएं, और आपने कोविशील्ड लगवाई है तो कोविशील्ड की सेकंड डोज लगवाएं। वैक्सीन दोनों एफिकेशियस है, बल्कि तीनों है, और स्पुतनिक को आने में टाइम लगेगा, उसकी सप्लाई प्रॉपर होने में, मैन्युफैक्चरिंग होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए उसका वेट ना करें। जब वो आएगी तो हो सकता है हम बूस्टर डोज हमें लगवानी पड़ेगी अगले साल बहुत सारी वैक्सीन की, क्योंकि ज्यादातर इन वैक्सीन की हमें लग रहा है एफिकेसी 1 साल या 1.5 साल जितनी भी होगी, तो मोस्ट वाली इन सबके बूस्टर डोज चाहिए होगी। उस समय हम चॉइस ले सकते हैं, उस समय और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, खाली स्पुतनिक नहीं हो सकता, मॉडर्ना भी हो, फाइजर भी हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, बहुत सारी नेजल वैक्सीन आ जाएंगी। अभी हमारे पास लिमिटेड चॉइस है, तो उसी में से हमें चूज करना चाहिए। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक सवाल ये भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल तो वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे, वैक्सीन सेंटर पर जाएं कि वहीं से संक्रमण ना आ जाए, वहां पर बचाव नहीं हो रहा, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है, तो उन लोगों के लिए मैम? देखिए, ये एक गलत बात है, और अगर आप वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख सकते हैं, मास्क लगाकर अगर आप जा रहे हैं, तो फिर ऐसी संभावनाएं नहीं है कि वहां से आपको इन्फेक्शन हो। ये तभी है जब वहाँ भीड़ हो, जब वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हो, तभी ये संभावनाएं बनती है। लेकिन अगर अब आप मैक्सिमम वैक्सीनेशन सेंटर्स को देखें तो वो भी ये बात समझते हैं, और इसीलिए सब जगह प्रोटोकॉल्स को जरूर फॉलो किया जा रहा है कि वहां पर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, वैक्सीन केवल ऐसा नहीं है जो भी अभी तक हम बोल रहे थे कि आपको सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचाता है। वैक्सीन के और भी बहुत सारे फायदे हैं। वैक्सीन आपको, जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो जनरली हमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन से ही होता है जिससे कि हमें इन्फेक्शन हुआ होता है, लेकिन जो वैक्सीन होती है वो हमें मल्टीपल स्ट्रेन से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देती हैं, चाहे 100% प्रोटेक्शन दे या नहीं दे, लेकिन कुछ कुछ प्रोटेक्शन जरूर देती हैं। दूसरी बात ये भी है कि अब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाने के बाद भी डेटा कहता है कि आप 60 to 65% 4 वीक्स के बाद इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाता है। तो इवन फर्स्ट डोज जो है वो आपको फायदा करती है, उससे आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतना आगे समय में आने वाले जो स्ट्रेन्स हैं उनकी संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं सचिन, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि आपको स्टेरॉइड खाने से ही आपका जीवन बचेगा, या आपको ये दवाई लेनी चाहिए, या ये टेस्ट कराइए। मुझे लगता है आज की तारीख में हम अगर ऐसा करते हैं तो हम पैनिक और कंफ्यूजन लोगों में ज्यादा फैला रहे हैं। अगर हम जनरल एहतियात लोगों को बताएं कि क्या करना जरूरी है, वो एक चीज समझ में आती है और जो आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप दवाइयों के बारे में और टेस्ट के बारे में वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो लोगों को आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आज दवाइयों की होर्डिंग हो रही है। अब स्टेरॉइड्स मार्केट से खत्म हो गए, पेशेंट्स को नहीं मिल रहे जिनको जरूरत है, क्योंकि लोगों ने खरीद के अपने घरों में पहले से एहतियात पे रख लिए हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे कि पहला दिन बुखार आया तो लोग स्टेरॉइड्स फटाफट खा ले रहे हैं कि स्टेरॉइड खा लेते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत गलत यहाँ से शुरू हो जाता है, और इसी वजह से लोगों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। देखिए, अभी आने वाले वक्त में हम भारत में हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि लोग जब इतनी ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं तो जो हमारा लेटेंट डायबिटीज होती है वो उभर कर ऊपर आ जाती है, जो हमारा हाइपरटेंशन होता है वो भी उभर आता है। तो ये आने वाले समय में, आज आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा अकलमंदी का काम किया कि आपने पहले दिन स्टेरॉइड खा ली, लेकिन आपको भी नहीं मालूम कि आपने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत आगे के लिए ले ली है। तो इसलिए डॉक्टर्स की सलाह से ही हमें ये दवाइयों का सेवन करना चाहिए, और इधर उधर वीडियोस देख के या इंफॉर्मेशन पढ़ के या व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है वहां से जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको देख करके हमें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही चलना चाहिए, और ये ना सोचे कि एक दवा अगर इस व्यक्ति को दी गई है इस बीमारी के लिए तो वही हमारे लिए भी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अलग ट्रीटमेंट है, अलग प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल है और अलग स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर फर्क है, उसकी परेशानियां फर्क है, उसके लक्षण फर्क है, इसलिए बहुत जरूरी है आज इस समझना। और इसीलिए बार ठीक है डॉक्टर स्वाति, और कम से कम नुकसान अगर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन की बजाय डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस कारण से करना वही चीज जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, कम से कम जो आपका फिजिशियन और आपका डॉक्टर कह रहा है। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.